अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर। देखें, ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, एब्सोल्यूट बाइंडिंग एनर्जी, ये आपको फुली एक्सप्लेन नहीं करती न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में। कि न्यूक्लियस देखे ना, अगर मैं कहूं कि किसी न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर किसी चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब वो पावरफुल है ना। जैसे यहाँ पर आप आजकल अगर हम एग्जांपल लें कि जंग चल रही है, तो भाई ईरान और पाकिस्तान जो अमेरिका के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब जिसको हराने के लिए ज्यादा आपको जो है रिसोर्सेस को यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब वो ज्यादा पावरफुल है। तो बाइंडिंग एनर्जी जिस न्यूक्लियन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा चाहिए होगी, इसका मतलब उसकी पावर क्या है या उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज को शो करूं इस डेफिनेशन से कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, इट टेल्स अस हाउ मच mass each nucleon contribute to the formation of nucleus। यानी कि जो आपके पास न्यूक्लियन है, उनमें से कितना कितना मैस जो है वो न्यूक्लियस बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया गया है, वो कौन बताता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जाहिर सी बात है कि अगर वापस चाहिए होगा तो उतनी एनर्जी वापस चाहिए होगी ना। इसे हम दूसरे तरीके से ये भी कहते हैं, इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी which does not fully explain the stability of nucleus। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो आपको स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताती। तो फिर हम क्या पढ़ते हैं? फिर हम पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इस चीज को लास्ट पॉइंट में ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, इसका मतलब उतना ज्यादा वो एलिमेंट या वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर। तो जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर है, इट मींस वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल है। जैसे आयरन है, अब आयरन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, तकरीबन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस अगर आयरन को ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर वो आयरन ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम को ब्रेक होने के लिए 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, बहुत कम है। इसी तरह हाइड्रोजन ड्यूट्रियम की बात करें तो ड्यूट्रियम को ब्रेक होने के लिए 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनफ है। तो आप देखें कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट है आयरन के अलावा, चाहे वो स्मॉलर हो या हैवियर हो, उनको ब्रेक करने के लिए स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिक्वायर्ड है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, इसका मतलब वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल है। और ये बात हमें बताती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस चीज को एक और भी डेफिनेशन के तौर पे पढ़ा जाता है, या इस एक और नाम से जाना जाता है, और उसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज आल्सो कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ये भी आपको यही बताता है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस कितना ज्यादा स्टेबल है, वो आपको बताएगा कौन? पैकिंग फ्रैक्शन। तो इट सर्व एज रिलायबल मेजर ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ये आपको बताएगा कि न्यूक्लियस जो वो कितना ज्यादा आपका स्टेबल है। और क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये एक रेशो है, तो उस रेशो को हम किस तरह से लिखते हैं? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नाम से पता चल रहा है, तो मैं नाम से इसी तरह लिखता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, ए को न्यूक्लियन हम कहते हैं ना, हम आपके पास है। अब बाइंडिंग एनर्जी को लिखते कैसे हैं? तो वो लिखते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर से, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? जो भी आपके पास एटॉमिक मास है। और फिर मास जो डेल्टा एम है, उसे क्या लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं कि जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। और ये आपके पास क्या हो जाता है? इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं किसमें से? जो टोटल मास आपका होगा उसमें से, मास ऑफ न्यूक्लियस। और जो भी इसके अंदर से आंसर आएगा उसको सी स्क्वायर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गई? बाइंडिंग एनर्जी। और डिवाइडेड बाय जो भी आपका न्यूक्लियन नंबर है या एटॉमिक मास है, वो आपके पास ये हो जाता है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है कि अगर आपने पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो बाइंडिंग एनर्जी निकालें, और उस बाइंडिंग एनर्जी को उसके मास नंबर से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, या एटॉमिक मास से उससे क्या कर दें? डिवाइड। तो आपको ये पता चल जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। जी, ये तो आ गया आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो आपको बताता है कि कैसे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। और उसमें जो स्टेबिलिटी का रीजन क्या है,
हैवियर न्यूक्लियस के लिए क्या है और लाइटर न्यूक्लियस के लिए क्या है। तो देखिए ये आपके पास एक ग्राफ नजर आ रहा है, जो कि ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि आपको इसमें यह पता चलता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है, और ये आपको किस तरह से स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। अब जरा इस न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करें या इस कर्व को ऑब्जर्व करें। इसमें आयरन आपको ये नजर आ रहा है, जरा देखें। आयरन की अगर आप देखें तो पीक है, पीक पर क्या मौजूद है, आयरन। और ये आयरन की अगर देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। ये शो कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। एक तरफ वाई एक्सिस पे देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टार्ट हो रहा है 0 से कहां तक जा रहा है, 10 तक। जबकि अगर आप देखें तो जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या मौजूद है, मास नंबर। और वो मैच नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 250 तक। और आप देख सकते हैं यहाँ यूरेनियम भी मौजूद है, 238, 235, ठीक है। और टेक्टिनियम भी मौजूद है, बाकी भी आपके पास एलिमेंट मौजूद है, मॉलिब्डेनम भी मौजूद है। तो अब अगर आप देखें तो हो ये रहा है, स्टार्ट हो रहा है ड्यूट्रियम से, और फिर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता जा रहा है। 383, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, स्ट्रोंशियम, ये इसी तरह से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टार्टिंग में बढ़ता है। इसका मतलब न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है। और जब ये स्टेबल हो जाता है आयरन, आयरन के बाद वाले जो एलिमेंट देखें तो उनके अंदर अगर आप ये ग्राफ देखें तो डिक्लाइन आ रहा है। और डिक्लाइन यही शो कर रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो डिक्रीज होता जा रहा है। अब इसका रीजन क्या, पहली तो बात यह कि शुरू में ये चीज जो वो बढ़ क्यों रही है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ क्यों रहा है। और क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस स्टेबल होते जा रहे हैं। और उसके बाद फिर आयरन के बाद ये डिक्लाइन क्यों आ रहा है, और डिक्लाइन क्या शो कर रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने का मतलब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहा है। और वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, जिसको अभी हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर जाकर पढ़ेंगे भी। लेकिन ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को हमने समझना है कि ये ट्रेंड किस तरह से पहले ग्रो करता है, फिर एक पीक पर पहुंचता है, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट मींस ग्रेटर स्टेबिलिटी रीजन, एंड देन आफ्टर आयरन इट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। तो ये जो ट्रेंड इसके अंदर डिक्रीजिंग का आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो देखिए इस कर्व को अब हम पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं, और उन पॉइंट्स के अंदर आपको ये बातें जो होंगी वो समझ आती रहेंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, वो आपको इसके ट्रेंड्स के बारे में बताएगा, वो ये है। The above graph shows variation of binding। तो आपके पास हाईली स्टेबिलिटी का रीजन है। हाईली स्टेबिलिटी का रीजन जो है वो क्या है कि आयरन जो है वो हाईली स्टेबल है। यहाँ पे मैं शो कर दूं कि अगर मैं रीजन्स की बात करूं तो ये जो आयरन आपके पास है, ठीक है, ये एक हाईली स्टेबिलिटी के रीजन के अंदर आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। इसे कहते हैं हाई स्टेबिलिटी रीजन, हाई स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी रीजन, ठीक है। क्यों इसको हाईली स्टेबिलिटी रीजन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बहुत हाई होता है। और इस हाई होने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो रीजन है तकरीबन 50 टू 100 के दरमियान, ये क्या कहलाता है, एक वैलिडिटी कहलाती है, या हम कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियन होंगे उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, यानी आयरन से पहले, तो आयरन से पहले अगर आप देखेंगे कि ये जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है, स्मॉलर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका मास नंबर कम है, ठीक है ना, इनका मास नंबर क्या है, कम है। ये स्मॉलर न्यूक्लियाई, स्मॉलर न्यूक्लियाई क्या कर सकते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनका जो प्रोसेस होता है फेवरेबल, वो कौन सा होता है, फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि दो आपके पास लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं, और मिलने के बाद एक बड़ा न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आयरन से पहले जितने भी न्यूक्लिया है वो अपने आप को स्टेबल करने की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जैसे ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइट्रियम हीलियम में, हीलियम लिथियम में, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, और इस तरह स्ट्रोंशियम, और फिर आयरन तक जो जा रहे हैं, अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन के जरिए ये अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज कर रहा है। और ये बात भी जरा समझे कि जब दो ड्यूट्रियन या दो ट्राइट्रियम मिलते हैं, तो मिलने के बाद जब वो हीलियम बनाते हैं, तो आप देखें कि जब मैंने आपको बताया था मैस डिफेक्ट के बारे में, कि जब दो मैसेज मिलते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस होता है, जो कि बनने वाला न्यूक्लियस होता है, उसका मैस कम होता है कंपैरेटिव टू इंडिविजुअल न्यूक्लियन।
तो अब जो कंबाइंड न्यूक्लियस है, जाहिर सी बात है उसके अंदर मास अगर कम है तो इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी ना उसको बनने में। तो अगर तोड़ना है तो एनर्जी और देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे दो जो न्यूक्लियाई फ्यूज करते जाएंगे और एक नया न्यूक्लियस बनाएंगे, तो जो बनने वाला न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी। तो इनिशियली अगर आप देखें इस ग्राफ का जो कर्व है वो ऊपर जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, आयरन तक। आयरन ये आ गई पीक। इसे हमने कहा कि ये स्टेबिलिटी रीजन है, ये मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके बाद जब आप देखें तो दोबारा से ये डिक्लाइन आना शुरू होता है। तो ये डिक्लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि मास नंबर बढ़ रहा है, और मास नंबर बढ़ने की वजह से यहां पर न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्सेस जो होती है वो बढ़ जाती हैं। न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स किसके दरमियान में, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान में। क्योंकि मास नंबर बढ़ने का मतलब यही है, प्रोटॉन की तादाद जो हो रही है वो उसके अंदर बढ़ रही है, और प्रोटॉन की तादाद बढ़ने से क्या होता है, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगेन ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और इन प्रोसेसेस के अंदर जब ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, इन प्रोसेसेस के अंदर जो रिएक्शन फेवरेबल है वो है फिजन। क्योंकि फिजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लिया अपने आप को ब्रेक करते हैं या डॉटर न्यूक्लिया में कन्वर्ट करते हैं, तो वो किस तरफ जा रहे होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, आयरन की तरफ है। यानी कि अगर देखा जाए स्मॉलर न्यूक्लिया भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जो बड़े न्यूक्लिया है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों के प्रोसेसेस या दोनों के रिएक्शन जो फेवरेबल है वो डिफरेंट है। एक के अंदर फ्यूजन रिएक्शन जो कि स्मॉलर न्यूक्लिया है उसमें फेवरेबल है, और एक के अंदर फिजन रिएक्शन फेवरेबल है क्योंकि वो हैवी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ब्रेक करते हैं स्मॉलर न्यूक्लिया की तरफ। दोनों की डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो दोनों डायरेक्शन जो है वो फॉलो करते हैं हाईली स्टेबिलिटी रीजन की तरफ। अब इस चीज को अगर हम पॉइंट्स में समझ लें, तो कल तक मैंने जो आपको ये बताया था कि अबव ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, इसका जनरल ट्रेंड क्या है। तो देखिए ट्रेंड को जरा समझते हैं पॉइंट वाइज। तो जो इसमें पहला पॉइंट है वो ये है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस फ्रॉम लाइट न्यूक्लिया। ये बात आपको नजर आई कि जो लाइटर न्यूक्लिया है उनमें सरफेस इफेक्ट की वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होता है, और वो अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट अगर आप इसमें देखें तो ये ट्रेंड आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, इट कंटिन्यूज टू राइज एज वी मूव टुवर्ड्स हैवियर न्यूक्लिया। तो ये क्या करता है, राइज करता जाता है जब तक ये हैवियर न्यूक्लिया की तरफ जाना शुरू ना हो जाए। तो कंटिन्यूटी के साथ ये राइज कर रहा है, और हैवियर न्यूक्लिया क्या है, आयरन है। आयरन तक जाना ये इसकी स्टेबिलिटी रीजन है जो कि हमने अचीव करनी है। उसके बाद इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि द कर्व पीक अराउंड 56 इंडिकेटिंग द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिया। यही बात आपने देखी थी कि कर्व के अंदर जो पीक है वो कहां बन रही है, 56 पर। और 56 क्या है, आयरन का जो है वो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है आयरन का, और कहते हैं वो इंडिकेट कर रहा है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिया। ठीक है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिया बिकॉज इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ग्रेटर है। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर ये है कि the region of medium sized nuclei is for mass number between 50 and 100 known as the most stable nuclei or value of stability। यानी कि यही बात मैंने आपको बताई कि जो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई है फॉर मास नंबर 50 to 100 is known as most stable न्यूक्लियाई एंड वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। यही चीज हमने ऊपर ग्राफ में भी देखी कि जो मीडियम साइज के न्यूक्लिया जिनका मास नंबर जो 50 to 100 के दरमियान लाई करता है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिया है, और इस रीजन को हम रीजन ऑफ हाई स्टेबिलिटी भी कहते हैं, और इसे हम वैली ऑफ स्टेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीजन कहलाता है। फिर इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें इसके अंदर तो वो आपके पास है, ये मैं इसको इन ला जो मीडियम साइज न्यूक्लिया है वो क्या है, स्टेबल है। फिर उसके बाद अब देखिए मीडियम साइज को जब आप क्रॉस करते हैं, ये पॉइंट आ गया वही, बियॉन्ड द रीजन ऑफ मीडियम साइज न्यूक्लिया द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टार्ट्स टू डिक्रीज, अगेन इंडिकेटिंग दैट लार्जर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल देन स्मॉलर वन। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द प्रोटॉन, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द प्रोटॉन। अब ये रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ती ही कब है, तो ये बात देखिए जब हम अभी रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको पता है कि जब 82 से ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाए तो वहां रिपल्सिव फोर्सेस इतनी बढ़ जाती है कि वो न्यूक्लिया अपने आप को
स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो जाता है, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर रीजन है कि हैवियर न्यूक्लिया जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें, और वो ये है कि इस ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें, दिस इज बिकॉज, अच्छा इसका रीजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, दिस इज बिकॉज लार्जर न्यूक्लिया हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द प्रोटॉन। ठीक है ना, ये वही वाली बात हो गई कि लार्जर न्यूक्लिया के पास क्यों अनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उनके दरमियान में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है बिटवीन द प्रोटॉन। इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। और स्मॉलर न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका सरफेस इफेक्ट होता है, छोटे होते हैं, उनको ब्रेक करना क्या होता है, आसान होता है, इसीलिए वो अपने आप को फ्यूज करके बड़े न्यूक्लियाई की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो आप देखें उनकी भी डायरेक्शन क्या है, उनकी भी डायरेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ है। और आप जानते हैं कि हमारी जो नेचर है वो नेचर हमेशा अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ही रखना चाहती है। जो स्मॉलर वाले हैं वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो हैवियर या लार्जर वाले हैं वो भी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, दोनों के रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो वो इसी तरह से शो होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि जो हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो स्टेबल न्यूक्लियस है, लेसली लाइक टू अंडरगो फिजन रिएक्शन। जाहिर सी बात है कि जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस है। जैसे आयरन के बारे में मैंने आपको बताया, तो उनके अंदर फिजन रिएक्शन जो है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से स्टेबल है, वो क्यों जाएंगे किसी और डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर प्रोन टू फिजन। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो फिजन रिएक्शन करवाएंगे और अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब फिजन रिएक्शन करेंगे। अब लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब यही है कि जैसे यूरेनियम है, अब यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो वो अपने आप को फिजन करवाता है, और फिजन करने के बाद वो किस तरफ जाता है, वो जाता है आयरन की तरफ या फिर स्टेबिलिटी वाले रीजन की तरफ, ताकि अपने आप को स्टेबल करे और ब्रेक ना हो, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर वो ये है कि फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस मोर स्टेबल, इस चीज को अगर मैं थोड़ा इंलार्ज कर दूं तो ये देखें, इसके अंदर ये है कि फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस मोर स्टेबल न्यूक्लियर एंड रिलीज एनर्जी सिंस द प्रोडक्ट हैज हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन द रिएक्टेंट। तो जब फ्यूजन रिएक्शन होता है तो इस फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज होकर हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं। तो क्या होता है, जब ये फ्यूजन रिएक्शन होता है तो आपको स्टेबल न्यूक्लियर मिलते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं सिंस द प्रोडक्ट हैज हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन द रिएक्टेंट। तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन वो बढ़ जाती है, जैसा कि आपको कर्व में भी नजर आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और है, वो मैं बता दूं। फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, फ्यूजन, इस फ्यूजन रिएक्शन के अंदर कोई भी न्यूक्लियर अपने आप को फ्यूज करके हैवियर न्यूक्लियर बनाता है, और इस हैवियर न्यूक्लियर बनाने से वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। जैसे अभी अगर आप देखें, ये जो H2 यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये आपके पास है, और उसके बाद ये H3 है। तो अगर आप H3 के बाद देखें तो यहां पर हीलियम आ जाता है। तो हीलियम की अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखें वो ज्यादा है, जबकि ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। तो इसका मतलब फ्यूजन रिएक्शन जब होता है तो जो आपके पास प्रोडक्ट होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या है, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम, ये रिएक्टेंट है, और ये मिलकर जब फ्यूज होकर हीलियम बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट है और उसकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। फिर यहां पर अगर आप देखें तो ये कर्व एक्सपोनेंशियली आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अगर आप देखें तो यहाँ पे लिथियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे इसका डिप भी आ रहा है। अब इस डिप की बातें जो है वो आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई कि ये डिप क्यों है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका डिप इसलिए है क्योंकि ये डिप रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी डिप के अंदर। अब ये जो लिथियम है, या अगर आप देखें कि हीलियम के बाद लिथियम है, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन के बाद O18 है, इन तीन जगहों पे डिप आ रहा है। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर है वो प्रेफरेबल नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, यानी इनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनमें लेस स्टेबिलिटी है एज कंपेयर टू हीलियम। इसी वजह से यहाँ पर डिप आ जाता है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है। यहाँ पर ये भी हम कहते हैं कि जहां पर डिप आ रहा है वहां पर ये जो आपके पास न्यूक्लियर है वो टाइटली बाउंड नहीं है,
और टाइटली बाउंड ना होने की वजह से इनके अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर जो डिप आ रहा है लिथियम में, नाइट्रोजन में या ऑक्सीजन में, उसका रीजन क्या है कि उनके जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है वो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम कर देता है। इसका मतलब ये हीलियम के मुकाबले में क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, जबकि हीलियम के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। तो ये आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहलाता है। नीचे इसके सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए, जिन पॉइंट्स में आपको नजर आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।